गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का नाम है इंडस्ट्रीज़। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्री किस लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करने में, और इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसके आधार पर कैसे किया जाता है, कौन कौन सी उसके आधार पर बेसिस पर आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है, हम किसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके एक न्यू थिंग्स बनाई जाती है, उसी को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। यानी इंडस्ट्री में किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करने के बाद उस रॉ मटेरियल से न्यू थिंग्स बनाई जाती हैं, उसी को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है। जो एग्रीकल्चर होती है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। लास्ट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। उसमें आपकी माइनिंग आती है, फॉरेस्ट्री आती है, ठीक है। तो ये सारी आपकी फिशिंग आती है, हंटिंग वगैरह, ये सब क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। और एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। और एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराता है। तो इंडस्ट्री क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर उसे बोला जाता है जहाँ पर किसी भी रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर कोई न्यू थिंग्स बनाई जाती है, उसी को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं और उसी को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं। अब हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो इंडस्ट्री बहुत एक लिमिट एरिया में इंडस्ट्री पाई जाती थी, वर्ल्ड के एक लिमिट एरिया में भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश थी। और इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं, जैसे आपका व्हीकल्स हैं या आपके फूड आइटम्स हैं या डेली थिंग्स में आप जितनी भी थिंग्स यूज़ करते हैं वो सभी की सभी इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। तो पहले ये जो आइटम्स थे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। ईच एंड एवरी पर्सन इन आइटम्स को परचेज नहीं कर सकता था क्योंकि इंडस्ट्री शॉर्ट थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी और इनके जो आइटम्स थे वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते थे। उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया तो आइटम्स, जितने भी फूड के आइटम्स हैं, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, उनमें भी एक फ्लड्स आ गया और इंडस्ट्री बहुत बड़े एरिया पर, वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया पर, इवन आपका इंडिया में भी क्या हो गई, सेटअप होती चली गई। और जब बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन होती चली गई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद, तो जितने भी आइटम्स थे उनके अंदर भी एक फ्लड्स सी आ गई, बाढ़ आ गई। व्हीकल्स के भी आइटम बहुत ज़्यादा हो गए, आपके फूड के आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप अब इन सारे आइटम्स को चीपली यानी बहुत ही कम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री का ओपन होने से ये हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और साथ के साथ इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। आपके गली मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके फादर हो सकते हैं या आपकी मदर हो सकती हैं, जो किसी ना किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं और वहाँ से उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलता है और लाइफ क्या होती है, सर्वाइव होती है। तो इंडस्ट्री लाइफ को सर्वाइव करने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में एक ग्रेट रोल प्ले करती है। दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके साइज के हिसाब से किया जाता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रही है, उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है किसका, इंडस्ट्री का। और उसका मैनेजमेंट कितना बड़ा है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उसकी ऑनरशिप में शामिल हैं। तो इन सब की नेचर के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर ही हम किसी भी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज अ क्लियर। आगे हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम साइज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्री का, तो वो क्या क्या है कि साइज ऑफ एनी इंडस्ट्री कैन बी डिटरमाइंड मेनली बाय 3 फैक्टर्स। किसी भी जो इंडस्ट्री है उसका जो साइज होता है उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैटर करते हैं। कौन कौन से,
टोटल कैपिटल इनपुट, यानी किसी भी इंडस्ट्री को रन करने में टोटल कितना इनपुट है, कितनी कैपिटल पूंजी का यूज किया गया है, कितने पैसे लगाए गए हैं। दूसरा, नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी के अंदर कितने ज़्यादा वर्कर्स हैं। यदि छोटी कंपनी है तो छोटे वर्कर होंगे, सीधी सीधी बात है, और यदि बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर बड़े वर्कर होंगे। तो इसके आधार पर भी इंडस्ट्री का जो साइज है हमें पता चल जाता है। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उसके यहाँ पर जो मटेरियल बना जा रहा है वो कितना प्रोडक्शन उसका हो रहा है, एक दिन में या एक साल में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर रही है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ अबव 3 फैक्टर्स इंडस्ट्री कैन बी डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। अब ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर बताए हैं इनके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर कि पहले इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है, दूसरा है कि एम्प्लॉय जितने भी उसके काम करने वाले वर्कर्स हैं वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और थर्ड है इसके अंदर कि वो एक साल में कितना ज़्यादा मटेरियल या प्रोडक्शन वो कर रही है। उसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आपकी होती है क्या, कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आपके विलेज में सेटअप की जाती है। आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, ईच एंड एवरी होम में कॉटेज इंडस्ट्री रन की जाती थी। सभी लोग अपने हाउस में गांव के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री का यूज़ करते थे या कॉटेज इंडस्ट्री को रन करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ से क्या हो गई, फिनिश हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर दिया गया। अब जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो उनके पास कोई स्पेशल मशीन नहीं होती थी उन लोगों के पास, क्योंकि कॉटेज का मतलब क्या होता है, छोटी इंडस्ट्री जो गांव के लोगों के द्वारा चलाई जाती है, रन की जाती है। उसमें कोई हैवी टेक्नोलॉजी या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ नहीं की जाती थी, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन होती चली गई, तो उसकी वजह से आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। पर आज की आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। उसकी सिर्फ क्या वजह है, एक यही वजह है कि इंडिया के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रुआइन कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है, उसका डिक्लाइन हो गया है। तो कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ है वो स्पेशली आपकी कहाँ पे चलाई जाती है, विलेज स्तर पर चलाई जाती है। जो गांव का एरिया है वहाँ पर लोग कॉटेज इंडस्ट्री करते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि बुक क्या कहती है। कॉटेज इंडस्ट्री दैट इंडस्ट्री इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर बाय सिंपल प्रोसेसिंग बाय विलेज आर्टिशन एंड हिज फैमिली मेंबर। मैंने जैसे अभी बताया था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये विलेज के अंदर सिंपल मशीन के द्वारा गांव के जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के अंदर उनके द्वारा ही रन की जाती है। उसके बाद क्या है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉटेज इंडस्ट्री वॉज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द विलेज आर्टिशन वर फुलफिल देयर नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर सेल्फ सफिशिएंट ड्यू टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, but the growth of modern industry lead to be gradual decline of cottage industry because the product of cottage industry were unable to compete with cheaper quality articles of modern industry। अब इस जो इंडस्ट्री था उसका डिक्लाइन क्यों हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया बुक ये कहती है कि इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ था कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, और जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में किसमें कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने लोग थे उनके पास स्पेशल मशीन नहीं होती थी, कोई मॉडर्न मशीन वो यूज़ नहीं करते थे, तो वो अब उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। किसके साथ, बड़ी इंडस्ट्री के साथ। उनका जो कंपटीशन था वो क्या हो गया, वो एक सही दिशा में नहीं जा पाया, एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाया, वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्री आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है उसकी मेन फीचर क्या होती हैं। तो पहला होता है द क्राफ्टमैन मैन्युफैक्चर गुड्स बाय यूजिंग लोकल रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर्स। जो क्राफ्टमैन होता है, जो आपका शिल्पकार होता है, क्राफ्टमैन होता है, वो अपने घर के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को रन करता है और उस एरिया में मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प से
उसकी कुछ न्यू थिंग्स बनाता है। इसकी पहली फीचर्स ये है, अंडरस्टैंड। फिर देखते हैं द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फॉर लोकल यूज। जितने भी प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उनको लोकल यूज के लिए क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। गांव के अंदर जैसे बहुत सारे हैं थिंग्स बनाए जाते हैं, लोग बनाते हैं, शॉवल बनाते हैं, फावड़ा वगैरह बनाते हैं, जो आपके कौन होते हैं, जो आपके कारपेंटर्स होते हैं। ये क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो गांव में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कारपेंट्री वो की जाती है, और गांव के लोगों का ही बहुत सारा सामान वगैरह वहाँ पर बनाया जाता है। दैट इज अ क्लियर। वर्क इज डन मोस्टली बाय हैंड्स एंड डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ द मैकेनिकल पावर। जितना भी कॉटेज इंडस्ट्री में वर्क है वो हैंड के द्वारा ही किया जाता है, इसमें किसी भी तरह की मैकेनिकल पावर का यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो मशीन है, वो इस इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ की जाती हैं। आगे बात करते हैं बास्केट मेकिंग, मैट मेकिंग, वीविंग, रॉप्स, पॉटरी मेकिंग ऑफ सिंपल यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव के लेवल पर जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं। तो इन इंडस्ट्री में आपकी क्या क्या बनाया जाता है, जो कि आपकी बास्केट मेकिंग है, वो इंडस्ट्री आपकी क्या है, जहाँ पर बास्केट बनाई जाती है, वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। आपकी मेट वीविंग, जहाँ पर आपकी मेट है उसको बनाया जाता है, बुना जाता है, वो भी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके बाद आपकी रॉप्स बनाने की कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री, गांव में रॉप्स बनाए जाते हैं। पोट्री मेकिंग का जो सामान है वो आप गांव में बनाया जाता है, वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। इसके साथ साथ जितना भी फर्नीचर्स का वर्क है, यूटेंसिल्स बनाने का वर्क है, वो भी आपका कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। दैट इज क्लियर, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज बेसिकली इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री in which manufacturing is done by machine with the help of few hired workers। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ मशीनों को यूज़ किया जाता है और उसके अंदर कुछ हायर वर्कर्स होते हैं, जो बहुत ही कम लेबर के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाई जाती है। और इसमें जो मटेरियल है वो मशीनों की हेल्प से बनाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसको ओपन करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। इसको अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी हम ओपन कर सकते हैं। अब मेन फीचर्स क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पावर ड्राइवन मशीन्स, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो जब यूज़ किया जाता है तो मशीन की हेल्प से उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, ठीक है, इसमें कोई सामान बनाने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद उस आइटम्स को मार्केट में सेल किया जाता है। आपके सिटी के मार्केट में उसको सेल किया जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स के मार्केट में उसको सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्केल इंडस्ट्री। दूसरी फीचर क्या है, रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो हम आउटसाइड से रॉ मटेरियल लाते हैं और इस इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद थर्ड फीचर, दीज इंडस्ट्री आर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यदि किसी कंट्री में स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा है, वो ज़्यादा ओपन हो रही है, तो डेफिनेटली वो जो कंट्री है हाईली स्पीड के साथ ज़्यादा डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस शुगर, वेजिटेबल्स, ऑयल, लेदर गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर वेजिटेबल, शुगर और लेदर गुड्स और इलेक्ट्रिकल्स जितना भी आपका गुड्स है वो बनाया जाता है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो आपकी शुगर है वो बनाई जाती है, वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है, लेदर का जितना भी गुड्स है वो बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल जो गुड्स है वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट आपकी आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम कहते किसको हैं, इसकी हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड
एम्प्लॉयज लार्ज मेंबर ऑफ पर्सन्स विद एवरी हाई इनपुट। अब लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा मनी होना चाहिए, साथ के साथ ज़्यादा बड़ी जो वर्कर्स की लाइन है वो भी होना चाहिए। यानी जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को खोलते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है करोड़ों में आती है, और इसके अंदर 1000 ऑफ वर्कर्स, 5000 2000 ऑफ वर्कर्स, उससे भी ज़्यादा वर्कर्स ईजिली इसमें काम कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसए, रसिया, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैव फुल्ली डेवलप्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इंडिया, जो वर्ल्ड के जितने भी ऐसे कंट्री है जो ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और इसका जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर कंट्री होता है। यानी इसके अंदर बनने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो क्या पूरी वर्ल्ड में बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं। ठीक है, तो मेन फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की मेन फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ा अमाउंट में करोड़ों अरबों रुपए भी हमको चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ओपन करने में। डेट इज अ क्लियर। इट एम्प्लॉयज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर वास्ट क्वांटिटी ऑफ पावर। अब इसमें काम करने वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं, ये हाई स्किल्स की लेबर हमें चाहिए होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम करने के लिए ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर जो कंज्यूमर हैं, यानी इनकी जो कंज्यूमर हैं, इसके आइटम को जो कंज्यूम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी ऑल ओवर कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका LG है, लार्ज स्केल कंपनी है, जैसा आपका सैमसंग है, ठीक है, ये मोबाइल बनाती है तो लार्ज स्केल कंपनी है आपकी। ठीक है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है, लार्ज स्केल कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में है। तो गाड़ी बनाने वाली टोयोटो कंपनी है, हीरो होंडा है, ये भी क्या है आपकी लार्ज स्केल कंपनी है। इसके जो कंज्यूमर हैं वो पूरे वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इट रिक्वायर्स साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रिफाइनरीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केट एक्सेट्रा। अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए, वाटर की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा होना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन कंपनी को रन करने के लिए ये इनकी बेसिक नीड्स होती हैं। जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोडें अच्छी होनी चाहिए, ताकि इनके प्रोडक्शन को इनके प्लांट से आपका एयरपोर्ट्स है उस तक ईजिली पहुँचाया जा सके। ठीक है, साथ के साथ इनमें काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंश्योरेंस, उनके लिए सैलरी जो आती है, बैंक, वो भी सब ओपन करने पड़ते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ये क्या होती हैं, मेन फीचर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है द प्रोडक्शन इज वन ए लार्ज स्केल। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, हाई क्वांटिटी की प्रोडक्ट, और ज़्यादा क्वांटिटी में ये अपने प्रोडक्ट क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं। डेट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट है क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी शिप बिल्डिंग है, आपकी आयरन एंड स्टील है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रख सकते हैं। दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर जो इंडस्ट्री है उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो पहली होती है आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है, कैसी इंडस्ट्री होती है, द इंडस्ट्री ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और फार्म सच एज बाजाज ऑटो और टिस्को सिचुएटेड एट जमशेदपुर आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा रन की जाती है। मान लो जैसे मेरी कोई कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, आपके फादर की कोई कंपनी है, आपकी मदर की, आपके अंकल की कोई कंपनी है, तो वो उनके द्वारा रन की जाती है, तो इसलिए क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो बजाज ऑटो और टिस्को ऐसी कंपनी की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपकी क्या, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो
तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। जो इंडियन गवर्नमेंट है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है, जो वो कोई इंडस्ट्री को रन करती है, तो उसको हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। मीन्स इंडस्ट्री ऑन द स्टेट एंड इट्स एजेंसी लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भेल स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर स्टील प्लांट आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये जो हैं, भेल हुआ आपका, ठीक है, और भिलाई स्टील प्लांट है और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये पब्लिक सेक्टर के क्या है, एग्जाम्पल है, कंपनी है कि इनको गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है। और तीसरी आपकी कंपनी होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री होती है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री owned jointly by the private firms and the state or agencies such as the Gujarat Alkalines Limited or Oil India fall in the group of joint sector industry। joint sector industry ऐसी इंडस्ट्री होती है जो स्टेट के द्वारा प्लस किसी इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा ये रन की जाती हैं। जैसे आपका ऑयल इंडिया है, ठीक है, तो ये होती हैं आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब सरकार के द्वारा और कोई इंडिविजुअल ग्रुप भी है लोगों का जो इसको चला रहा है। तो जब दोनों किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। अब आपका है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? तो इंडस्ट्री ओन्ड एंड रन कोऑपरेटिवली बाय ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर जनरली प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल ऑफ द गिविंग इंडस्ट्री सच एज द शुगर मिल ओन्ड बाय द रन बाय द फार्मर्स आर कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अब ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिसको चलाने के लिए एक ग्रुप ऑफ द पीपल की आवश्यकता होती है और वो ग्रुप ऑफ द पीपल उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। जैसे फार्मर हैं, वो शुगर केन अपने एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं खेती में, और उसके बाद शुगर मिल्स शुगर केन को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का क्या है, एग्जाम्पल है कि जो कंपनी है एक ग्रुप ऑफ द पीपल के द्वारा चलाई जा रही है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, कि फार्मर के द्वारा और किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा आपस में रन की जाती हैं। तो फार्मर का जो ग्रुप्स हैं वो क्या करता है, शुगर केन सप्लाई करता है शुगर बनाने के लिए इनके ऑनर्स को। तो ऐसी कंपनी होगी क्या, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसमें आपका अमूल मिल्क है, मदर डेयरी है, ये सब क्या है, ये आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है। डेट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं जिनमें इंडस्ट्री क्या होती है, सेटअप होती हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे रीजन है? तो इसमें आपका इंडिया हैज़ द सेवरल इंडस्ट्री रीजन लाइक मुंबई है, पूना है, क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्री बेल्ट है, विशाखापत्तनम, गुजरात जो गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्री क्लस्टर। ये सब ऐसे एरिया हैं जहां पर लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री की नीड क्यों होती है, इंडस्ट्री क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है इंडस्ट्री का साइज के आधार पर, और उसके बाद मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज का ये जो लेक्चर है, आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और इसमें जो मैंने टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको दोबारा समझने की कोशिश करें डेफिनेटली। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्री है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। डेट इज अ क्लियर। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन वॉच करेंगे और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।